हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के इस सीरीज सेशन में, जहां पर हम लोग 16 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। उसके साथ में हम लोग एक लोकेशन है मध्य प्रदेश का, उसको डिस्कस करेंगे मैप्स के थ्रू। और पिछले दिन का जो भी रिविजन है, मतलब जितने भी हमने 8-10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 या 5 के बारे में हम वापस से आज रिवाइज करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग अब सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करती हूँ फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी। मेरा कोर सब्जेक्ट व्यापम में इंग्लिश है। इंग्लिश ग्रामर और वोकैबलरी में आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। और एमपीपीएससी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें मेंस जीएस पेपर 3 एंड 4, ये दो मेन पेपर्स हैं जिसका गाइडेंस और जिसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ऑन अनअकैडमी। मेरी डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, तो एक बार आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कुछ आने वाले हैं, उसका पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे प्रियंका उपाध्याय के नाम से अगर सर्च करेंगे तो पूरा प्रोफाइल जो है आपके सामने फ्लैश हो जाएगा और जितनी भी कोर्सेज अभी चल रही हैं, जो आने वाली हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जानी है। ठीक है। प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो करें ताकि आप लोगों का एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रेपरेशन जो है वो चालू हो सकता है फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम। ऑलराइट, चलिए उसके अलावा मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी एमपीपीएससी चैंपियनशिप 2020 ये एक मॉक टेस्ट है जो कि अभी 19 ऑफ अप्रैल को होने वाला है। ठीक है। जो हमारा जीएस पेपर जो प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर 1 और पेपर 2 है, वो एक फ्री मॉक टेस्ट उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है। जहाँ पर आपका पूरा पेपर पैटर्न जैसा एमपीपीएससी एग्जाम्स में आता है, वैसे ही यहाँ पर आपको उसका पूरा एक रेप्लिका जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर इसको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना या किस पार्ट पे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। पूरा एनालिसिस जो है इसका हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करेगी, जो कि एनालाइज किया जाएगा एमपीपीएससी टॉपर्स के द्वारा। ठीक है। 2018 2017 के जो टॉपर्स हैं वो पूरा आपका पेपर को एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ आपने की है। एंड इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा और टाइम और एफर्ट्स देने हैं। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं उस एमपीपीएससी चैंपियनशिप ड्राइव के द्वारा के लिए, जो कि 19 अप्रैल को होने वाली है। संजय भटनागर सर एंड अभिषेक खरे सर इसको पूरा जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, इस पूरे टेस्ट मॉक टेस्ट को। और इसका जो एनालिसिस है, इसका जो पूरा इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा टॉपर्स के द्वारा, हु इज़ द वेरी फेमस संपदा सराफ एंड हर्षल चौधरी। ठीक है। तो ये लिंक यहाँ पर आपको दी हुई है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर दिस। ओके। क्या क्या मेन फीचर्स रहेंगे इस मॉक टेस्ट के, कि बहुत एक बड़ा या वाइड लेवल पे ये एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जहाँ पर ऑल एमपी रैंकिंग जो है यहाँ पर फ्लैश की जाएगी कि आपकी क्या रैंक है ऑल ओवर मध्य प्रदेश में। ठीक है। वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। एमपीपीएससी टॉपर्स द्वारा जो है उसका विश्लेषण किया जाएगा, पूरा एनालिसिस जो है संपदा और हर्षल चौधरी के द्वारा किया जाएगा। जो पेपर पैटर्न है ना, जो यूजुअल हमारा पेपर पैटर्न आता है, मतलब आपने कभी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो वही पूरा पैटर्न या रेप्लिका आपको यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको लाइक लिटरली यू विल फील कि आप एक्चुअली वो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। सो दैट विल बी अ मॉक टेस्ट फॉर यू। और पूरा जो कवरेज है पेपर 1 और पेपर 2 का, जो पूरा कवरेज है, जो डिफिकल्टी लेवल रहता है क्वेश्चंस का, जो स्टैंडर्ड रहता है एमपीपीएससी क्वेश्चंस का, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनरोल करें इसके लिए। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत फ़ायदेमंद एक लाइक प्लेटफॉर्म है जो कि अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, एंड विच विल बी देयर ऑन 19 ऑफ अप्रैल। ठीक है। सो यू कैन सी हर्षल चौधरी एंड संपदा सराफ, ये 2018 के नंबर 1 रैंक होल्डर हैं, एंड संपदा सराफ इज 2017 ईयर रैंक होल्डर नंबर 1। ठीक है। तो ये दोनों लोग आप लोगों का पेपर जो है वो एनालिसिस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी मेरे द्वारा, रादर अनअकैडमी के द्वारा आप लोगों के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पर अभी रिलीज किया है जिसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी इसको रिलीज किया है। अब क्यों रिलीज किया है? यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये बाय एनुअल मतलब जो है द्विवार्षिक, एक साल में 2 बार ये जो है आपका रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जहां पर जितने भी मेजर 8 कंट्रीज हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर ये लोग एक अपडेट देते हैं कि बढ़ने वाली है कि घटने वाली है कि क्या सिचुएशन रहने वाली है आर्थिक व्यवस्था की। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का नाम जो अभी 2020 में फ्लोट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारा ये वित्त वर्ष जो चालू हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी चालू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से, तो यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी। ठीक है, 1.5% से लेकर 2.8% तक वो बढ़ने की आशंका है। और पहले जो रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, पहले अगर हम लोग 1920 की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 1920 की, जो कि आपका मार्च 30 को खत्म हुआ था, वहां पर जो इकोनॉमिक रेट या परसेंटेज हम बोल सकते हैं वो था 4.8 to 5% के बीच में। ठीक है, हालांकि ये भी एक प्रेडिक्शन किया गया है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के द्वारा कि 2021 का जो पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो रहेगा इंडिया का स्पेशली, वो वर्स्ट रहेगा। मतलब अभी तक जितने भी साल रहे हैं, ठीक है, 1991 के बाद में जितने भी साल रहे हैं, उसके बाद मतलब 1991 के बाद ये साल 2021 का साल ऐसा रहेगा जहां पर इकोनॉमिक जो स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है पूरे भारत की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, वो भी क्यों है, हमें रीज़न पता है उसका, कोविड-19 के चलते, क्योंकि पूरा बिजनेस, पूरा ट्रेडिंग, पूरा जो एक जो फंक्शनिंग है स्टेट का, पूरे नेशन का, वो कम्प्लीटली ठप हो चुका है। और उसके कारण ये जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस हम लोग देख पाएंगे, दैट विल बी बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो अगर मैं साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस की बात करूं तो ये आपका एक एनुअल, सेमी एनुअल रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जिसमें मेजर आपके 8 कंट्रीज की इकोनॉमिक स्टेटस, उनमें से कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज जो हैं, इनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके बारे में पूरा जो विवरण है वो इस रिपोर्ट में दिया जाता है, विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिएगा, वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक इंफॉर्मेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये किस लक्ष्य के साथ में काम करते हैं? जो पावर्टी है ना, जो मतलब हमारा पूरा जो विश्व है उसको निर्धनता से मुक्त करना है, मतलब पावर्टी से, उसको पावर्टी जो है हटानी है हमारे पूरे विश्व में से, उस मोटो के साथ में ये वर्ल्ड बैंक जो है वो काम करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में और इसकी जो स्थापना है वो हुई है जुलाई 1945 में। ठीक है, टोटल 189 कंट्रीज का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ में, है ना, मतलब पूरी लिस्टिंग है 189 कंट्रीज की, जहां पर ये लोग मतलब वर्ल्ड बैंक जो है वो कोशिश करता है, या रादर इनका लक्ष्य रहता है कि सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोग काम करें और जो पावर्टी का पार्ट है, जो निर्धनता का पार्ट है, उसको मुक्त किया जाए हर एक कंट्री से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया है? ठीक है, अब अभी जो हमारा पहला फेज था कोविड-19 का, लॉकडाउन का, तो वहां पर हमने सुना होगा मोदी जी को, जहां पर उन्होंने एड्रेस किया था पूरे देश को कि लॉकडाउन बढ़ाकर अब कर दिया है 3 मई तक। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने 7 वचन के बारे में बात की थी, या 7 चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी जो हर एक नागरिक को वहां पर फॉलो करना है। तो वो सप्तपदी के नाम से जो है वो जाना गया है अभी। एंड एज वी ऑल नो, नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है लॉन्च किया है, दैट इज सप्तपदी। ठीक है, अगेंस्ट कोविड-19, ही इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, सो अभी 14 अप्रैल को जो हमारा पहला चरण था लॉकडाउन का वो खत्म हुआ था, और उसी दिन मोदी जी ने जो है संबोधित किया है देश को, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, या काफी हमें अब मतलब जो है काम करना है कोविड से लड़ने के लिए। तो वहां पर उन्होंने उसको बढ़ाकर कर दिया है 3 मई 2020। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बात की है कुछ 7 वचनों की, कुछ 7 मैंडेट के बारे में उन्होंने बात की है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर सिटीज को देखते हुए कि कितना ज्यादा जो प्रभाव है वो कोविड-19 का है पूरे देश भर में,
उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग की गई है, जैसे रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। ऐसे एरियाज यहाँ पर डीमार्केट किए हुए हैं जहाँ पर एक इंडिकेशन रहेगा कि कोविड-19 कितने स्तर पर जो है वो फैला हुआ है अलग अलग सिटीज में। तो जो 7 मंत्रा की यहाँ पर बात की गई थी मोदी जी के द्वारा, वहां पर सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब हमारे घर में भी अगर कोई है या बाहर भी अगर हम किसी को देखते हैं तो उनका हमें ध्यान रखना है और उनको अवेयर करना है कि अगर वो घूम भी रहे हैं बाहर तो वो ना घूमें, है ना। दूसरी बात उन्होंने की थी सोशल डिस्टेंसिंग की, जो कि शुरुआत से हमें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है जिससे कि आपका जो संक्रमण है वो नहीं फैलेगा। थर्ड बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताए हैं जिससे कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी, है ना, जो अपनी प्रतिरक्षा है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो उन सभी गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करना है। फोर्थ बात उन्होंने ये बोली थी कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल सोर्स है, जो कि हमें अलर्ट कर सकता है उन सारे सोर्स से बचने के लिए कि अगर हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो हाई रिस्क या लो रिस्क एरिया है कोरोना का, ठीक है, तो वहां पर हमें अलर्ट सर्विसेज मिलती रहेगी इस आरोग्य सेतु से। ठीक है, तो खुद भी हमें अपने सेलफोन्स में उसको डाउनलोड करना है और रादर प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है बाकी लोगों को भी कि वो इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है, पांचवी बात जो यहाँ पर कही गई थी वो था कि प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द नीडी एंड पुअर। जो लोग वंचित हैं बेसिक नेसेसिटी से, जो लोग जरूरतमंद हैं, जो गरीब है, उनको आश्रय और भोजन प्रदान करना। छठी बात जो उन्होंने की थी कि जो भी कर्मचारी हैं, अगर वो किसी भी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो उनकी सैलरी या जो उनका वेतन है वो नहीं कटना है। ठीक है, जो पूरी सैलरी उनको जैसे महीने के अकॉर्डिंग मिलती रहती है वो उनको मिलनी चाहिए। और आखिरी बात जो उन्होंने यहाँ पर बोली थी वो ये है कि शो रिस्पेक्ट टू हेल्थ प्रोफेशनल्स। जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, तो उनको बाकायदा रिस्पेक्ट देना है। इस चीज को समझना है कि आज अगर हम सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही है ना। तो जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, हाइजीन वर्कर्स हैं, उन सभी का सम्मान हमें करना है। तो ये कुछ 7 यहाँ पर मंत्रा बताए थे मोदी जी ने, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है सप्तपदी, है ना, इसको लॉन्च किया हुआ है मोदी जी ने। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है। ना ये वेबिनार क्या होता है? वेबिनार बेसिकली एक तरीके का सेमिनार होता है जो कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करते हैं, है ना, उसको वेबिनार बोला जाता है। तो अभी जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, उन्होंने ये देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला या जो आपका सीरीज है वो चालू किया हुआ है। क्यों चालू किया है इसको? बेसिकली कि अभी क्योंकि कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या जो ट्रैफिक हम कह लें, या जो एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास में वो नहीं है कि वो बाहर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी दुनिया को या अलग अलग देशों को, तो देशों को, जगहों को। तो वहां पर ये सीरीज अभी चालू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, जहां पर ये लोग अलग अलग सिटीज के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे ऑफ इंडिया। तो पहला जो इसका सीरीज था वहां पर दिल्ली का पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो यहाँ पर शेयर किया गया था। ठीक है, तो और अभी जो नेक्स्ट आज था, मतलब 16 को आज उसका सेकेंड वेबिनार था, जहाँ पर दिन में 11 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक एक और लोकेशन को उन्होंने कवर किया हुआ है, कोलकाता को उन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये पहल है जहां पर देखो अपना देश वेबिनार उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है, जहां पर जो हमारे भारत की जो गहरी और विस्तृत जानकारी है वो प्रदान की जाएगी इस वेबिनार के द्वारा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहला जो इसका वेबिनार का डिस्क्रिप्शन था वो था दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली की जो पुरानी या जो काफी फेमस हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। और उसका जो टाइटल था, जो शीर्षक था उस सीरीज का, उसका नाम था सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी। ठीक है, दूसरी जो बात हुई है यहाँ पर, वहां पर 16 को 11 से 12 बजे के बीच में जो कोलकाता सिटी है उसके बारे में पूरा जो विवरण है वो दिया गया था। ना अभी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये लगा है कि कोविड के चलते बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रभाव पड़ा है आपके मतलब लोगों के बाहर जाने में, है ना, ट्रैफिक में, और लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनका एक नॉलेज क्रिएशन करने के लिए, उनको ये एक कनेक्ट फील करवाने के लिए अलग अलग जगह से कि भाई ठीक है, आप घर बैठे भी
जो अलग अलग जगह हैं, इंडिया की जो अलग अलग सिटीज़ हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, आप ये फील कर सकते हैं कि आप खुद वहाँ पर घूम रहे हो। उस मोटिव के साथ में यहाँ पर ये जो वेबिनार सीरीज़ है वो चालू की गई है। ठीक है, चलिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्वयं प्रभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये एक स्वयं प्रभा जो आपका एक इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बताए गए हैं, जहां पर पहला स्टेटमेंट ये है कि यह 45 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह जो हमारा सैटेलाइट है उसका उपयोग करके 24 घंटे सातों दिन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारण के लिए समर्पित है। दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि चैनल BISAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर बोला हुआ है कि इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। अब ये जो BISAG है इसका नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ गुजरात है ना, जो हमारा गुजरात गवर्नमेंट है उसका एक एजेंसी है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क का पूरा देखभाल या पूरा जो मैनेजमेंट है वो देखता है। ठीक है, दैट इज BISAG। और ये जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इनफ्लिबनेट है ना, ये जो INFLIBNET, तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये बनता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्फ्लिबनेट सेंटर है ये मेंटेन करता है इस पोर्टल को। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ जो 2 सेंटेंसेस हैं 2 और 3, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये जो स्वयं प्रभा है इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD है ना, केंद्रीय मानव संसाधन के जो विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके साथ में जो श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनके आग्रह पर टाटा स्काई एवं एयरटेल DTH ऑपरेटरों ने अपने DTH प्लेटफॉर्म पर 3 स्वयंप्रभा DTH चैनलों को एयर करने को की जो सहमति है वो जताई है। ठीक है, अब इस स्वयंप्रभा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा साधन है जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो इस चैनल के मोड से काफी सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा सेंटेंस था कि वहां पर 45 DTH चैनल्स जो है वो उसका ग्रुप है, पर ऐसा नहीं है। वहां पर ये जो स्वयं प्रभा है इट इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। ठीक है, जो कि टेलीकास्ट करेगा हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को 24 घंटे सातों दिन, जो कि जिसमें आपका GSAT-15 सैटेलाइट है ना, जो सैटेलाइट आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जियो स्टेशनरी जो हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, उसके थ्रू ये प्रसारण जो है चैनल्स के थ्रू वो किया जाएगा। ठीक है, नाउ हर दिन यहाँ पर एक नया कंटेंट या जो आपका नया इंफॉर्मेशन है यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा करीब 4 घंटे के लिए, जो कि एक दिन में 5 बार कंटिन्यूसली या 5 बार टाइम टू टाइम जो है वो फ्लोट की जाएगी इन्फॉर्मेशन, जहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने हिसाब से जब भी उनको सहूलियत होती है तो वो उस एजुकेशनल प्रोग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो अपलिंक है वो किया गया है BISAG गांधीनगर के साथ में। तो BISAG का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, इट इज भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इन्फ्लिबनेट जो आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है वो एक सेंटर यहाँ पर बना हुआ है जो कि पूरा वेब पोर्टल को मैनेज करेगा, और 32 चैनल्स के थ्रू ये जो प्रसारण है एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे एट DD DTH एंड Jio TV मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, DTH चैनल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जितना भी हायर एजुकेशन का मटेरियल है वो यहाँ पर प्रसारण किया जाएगा। जो स्कूल एजुकेशन मतलब कि जो 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है, पूरा जो उनका करिकुलम या जो उनका सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग है वो किया जाएगा। और बच्चों को या स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए, जो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको असिस्ट करने के लिए और उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी चीज़ें पूछी जाती है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है
कोई भी एक प्रमुख या कोई भी आपका एक इंस्टीट्यूशन जो जजमेंट करे किसी चीज का, है ना, जो आपका निराकरण करे किसी भी प्रॉब्लम का या जो जजमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 323A। 323A और 323B दो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, जो कि लिंक्ड रहते हैं आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। तो एक प्रेस रिलीज जो है वो अभी रिलीज किया गया था बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहां पर उन्होंने बताया था कि अभी कोविड के चलते वो लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसे संसाधन भी नहीं है जिससे कि वो लोग ऑनलाइन मोड पर आकर काम कर सके और जो है पूरे फंक्शनिंग को कर सके, मतलब पूरा जो उनका सेटअप है वो कर सके ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि उनका मतलब इतनी फैसिलिटी भी नहीं है और बहुत परेशानियां आती हैं ऑनलाइन उसको सेटअप करने के लिए। तो ये जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये इस्टेब्लिश किया गया था फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, जितने भी हमारे सिविल सेवक अपॉइंट होते हैं, उनका जो भी डिस्प्यूट हो रहा है रिलेटेड टू उनका पोजीशन, रिलेटेड टू उनका रिक्रूटमेंट, कोई भी उनको परेशानी या उनका कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि उनका अगर कोई भी मतलब अगर डिस्प्यूट हम कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा मिसफंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग अगर हो रही है उनके काम से रिलेटेड, तो वहां पर ये जो हमारा CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यहाँ पर ये रोल में आता है उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ये आर्टिकल जो हमारा 323A है उसके तहत ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वाज डन इन परसुएंस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 323A, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो 323B और 323A दो आर्टिकल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड टू अदर मैटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण संबंधित जितने भी हमारे मामले हैं उसका पूरा निराकरण जो है वो ये ट्रिब्यूनल या इस आर्टिकल के तहत ये ट्रिब्यूनल्स करते हैं। ओके, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विरूपक्षा मिश्रा। ठीक है, विरूपक्षा मिश्रा जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नाउ विरूपक्ष मिश्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका अभी मतलब अभी यूबीआई के बारे में सबसे पहले बात करें तो इनका अभी जो मर्जिंग है वो हुआ है कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ में, और इसके जो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट हुए हैं विरूपक्ष मिश्रा। इसके पहले मतलब यूबीआई के पहले ये कॉर्पोरेशन बैंक के जो ईडी हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो रह चुके हैं। बैंकिंग फील्ड में इनका काफी लंबे समय तक जो एक्सपीरियंस है या काफी लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है, जहां पर 1984 से मतलब पूरा बैंकिंग करियर में ही इन्होंने जो है अपना दिया हुआ है ना। अगर हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और कार्यात्मक क्षमताओं की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग ऑफिसेस में, और जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं बैंक्स के वहां पर इनका एक्सपीरियंस या जो इनकी नियुक्ति है वो हुई है पहले। ठीक है, सो यहाँ पर मतलब जितने भी टाइम वो बैंकिंग करियर में रहे हैं वहां पर उन्होंने क्रेडिट और क्रेडिट मॉनिटरिंग पोर्टफोलियो को संभाला है, और बैंक के जो आईटी वर्टिकल है उसका भी जो नेतृत्व है वो किया हुआ है इन्होंने। तो काफी एक लंबा एक्सपीरियंस ये लेकर आए हैं, जहां पर अभी इनकी रिसेंटली जो इनका अपॉइंटमेंट है वो हुआ है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो ही इज मिस्टर विरूपक्ष मिश्रा, जिनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूंगी तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1919 में, नवंबर 1919 में। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो MD एंड CEO है उनका नाम है राजकिरण राय जी। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नाउ आगे बढ़े तो रिफत चटर्जी का हाल ही में जो है निधन हो गया है, वो इनमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? वास्तु विद्या यानी कि आर्किटेक्चर, कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग, गायन यानी कि सिंगिंग, या फिर अभिनय यानी कि एक्टिंग। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर रहे हैं। ठीक है, वास्तु विद्या ये रहे हैं जिनका नाम है रिफत चटर्जी। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो ये फादर ऑफ मॉडर्न इराकी आर्किटेक्चर। ठीक है, आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक के रूप में ये जाने जाते थे रिफत चटर्जी।
जिनका अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के चलते जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, तो 93 ईयर्स के ये एक आर्किटेक्ट थे। इसके साथ साथ इनको फोटोग्राफी का भी जो है बहुत शौक था, तो फोटोग्राफर भी थे ये। और इराक मतलब इराक का जो आर्किटेक्चर बेस है उसको थीम रखते हुए बहुत सारे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साइंटिफिक जो आर्किटेक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे बगदाद में एक बहुत ही फेमस स्पॉट है हमारा, दैट इज तहरीर स्क्वायर। ठीक है, वो भी इन्होंने पूरा डिजाइन किया हुआ है। हु इज मिस्टर रिफत चादर जी। ठीक है, इनके बारे में और हम लोग डिटेल्स देखें। वन सेकेंड। यस, तो ही वॉज बॉर्न इन बगदाद। ठीक है, 1926 में बगदाद में इनका जो जन्म है वो हुआ था। और इन्होंने लंदन में अपनी पूरी पढ़ाई की हुई है, फिर ये वापस इराक में आए थे 1950 में। एंड जो एक बहुत ही फेमस यहाँ पर स्पॉट है द अननोन सोल्जर, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर पूरा डिजाइन किया हुआ था, जो कि एक पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, जो कि एक पोस्ट ऑफिस है, और कई सारी जो दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो इन्होंने जो है डिजाइन की हुई है। हु इज मिस्टर रफीद। ठीक है, तो इनका भी निधन हुआ है रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, रिफत चदरजी, ये इनका फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, आठवां क्वेश्चन है कि कितने भारतीय अमेरिकियों को गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी इंडियन अमेरिकन्स हैव बीन अवॉर्डेड द गुगेनहाइम फेलोशिप्स 2020? अब ये जो फेलोशिप है ये एक तरीके का आपका रिकॉग्निशन है किसी भी फील्ड में। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या काफी अच्छा उनका योगदान रहता है, तो उस चीज को देखते हुए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, दैट इज गुगेनहाइम फेलोशिप। तो यहाँ पर अभी जो है हम अगर बात करें तो 4 लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, दे आर गिवन टू 4 पीपल, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि किनको किनको ये दिया हुआ है। तो 4 अमेरिकन हैं इंडियन ओरिजिन के जिनको ये अवार्ड दिया हुआ है 2020 में। ठीक है, उनमें से एक है मैकेनिकल इंजीनियर प्रदीप शर्मा, जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से हैं। कविता रमन, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक प्रोफेसर हैं। दिलीप दा चुन्हा, ठीक है, जो एक आपके टीचर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। एंड मुकुल शर्मा, जो कि आपके प्रोफेसर हैं अर्थ साइंसेस में। ठीक है, तो इन 4 लोगों को जो कि आपके इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो सबने अपनी अपनी फील्ड में, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें या आपके टीचिंग की हम बात करें या अप्लाइड मैथमेटिक्स फील्ड की बात करें, तो वहां पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन या जो इनका योगदान है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फेलोशिप है ये हर साल करीब से करीब मतलब ऑलमोस्ट ऐसे मतलब 175 फेलोशिप्स हैं जो कि हर साल ऑलमोस्ट 3000 एप्लीकेंट्स को यहाँ पर दी जाती है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं, फेलोशिप अवार्ड्स दिए गए हैं, हु आर अमेरिकन इंडियंस। चलिए, अगर इस फेलोशिप की अगर हम लोग बात करें तो 1925 में ये इसकी स्थापना हुई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मिसेस साइमन गगनहेम। ठीक है, 17 साल की जो जॉन सीमन गुगनहेम है उसकी याद में ये जो अवार्ड इवेंट है वो रखा गया था, जहां पर जितने भी आपके फेमस आर्टिस्ट हैं, जितने भी राइटर हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, है ना, यहाँ पर मतलब कलाकार, लेखक, विद्वान और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अभी मतलब जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है या यूएसए के द्वारा जितना आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 375 मिलियन। ठीक है, और 18,000 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर अभी तक सम्मानित किया जा चुका है सिंस 1925। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द अवार्ड सेरेमनी। 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 155 मिलियन डॉलर मूल्य की हारपून ब्लॉक 2 मिसाइलें और MK54 हल्के टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अप्रूव कर दिया है कि जो मिसाइल्स हैं जिसका ये नाम है हारपून ब्लॉक 2 और कुछ टॉर्पीडोज, ठीक है, जो MK54 लाइटवेट टॉर्पीडोज के नाम से जाने जाते हैं, तो करीब उनकी जो कीमत है वो है 155 मिलियन डॉलर्स, वो अभी जो है वो इंडिया को दी जा सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, जो अमेरिकी प्रशासन है, उन्होंने 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की हारपून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल और जो हल्के टॉर्पीडो को भारत को बेचने हेतु अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में
संसद को जानकारी यहाँ पर प्रदान की है। तो ये जितनी भी मिसाइल्स हैं उसकी वैल्यूएशन है करीब 92 मिलियन यूएस डॉलर्स, और जो टॉर्पेडोज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू है करीब 63 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये पूरा मिला के आपका 150 से 155 डॉलर्स का जो पूरा वैल्यूएशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो इंडिया है वो चाहते हैं इन सारे टॉर्पेडोज को यूज़ करना, ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट्स में, और इससे इंडिया को कुछ भी नुकसान ऐसा नहीं होना है। और क्योंकि अभी चाइना का जो अटैक है या जो थ्रेट अभी इम्पोज किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है, उसको देखते हुए ये सारा जो अग्रीमेंट है ना, डिफेंस इक्विपमेंट रिलेटेड जो आपका अग्रीमेंट है वो किया गया है यूएस और इंडिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 15। वर्ल्ड आर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है कब? 15 अप्रैल को। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड आर्ट्स डे जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस दिन को जो अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा। ठीक है, ये यूनेस्को का एक पार्टनर है, ठीक है, एक साथी है, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, ताकि दुनिया भर में जो रचनात्मक गतिविधि है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, जागरूकता दी जा सके। इस वजह से ये जो वर्ल्ड आर्ट्स डे है ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये मनाया गया था 2012 में, ठीक है, और लियोनार्डो दा विंसी जो हैं, जो काफी एक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 15 अप्रैल को, और इसीलिए 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो काफी सारे जो वर्कशॉप हैं, काफी सारी जो कार्यशालाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वाद विवाद या सम्मेलन या जो प्रदर्शनियां हैं वो यहाँ पर आयोजित की जाती है इस वर्ल्ड आर्ट्स डे के अंदर। ठीक है, तो 15 अप्रैल वो डेट है जब हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं लियोनार्डो दा विंसी के बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए। ओके, चलिएगा। तो इस एसोसिएशन के बारे में और मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो ये आपका एक एनजीओ है, एक एनजीओ है जहां पर यूनेस्को के अंडर ये काम करता है, एंड इट इज टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट आर्ट्स। ठीक है, आर्ट या कला के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए ये जो एसोसिएशन है वो काम करती है। स्थापना इसकी हुई है 1954 में। सो यूनेस्को के बारे में भी अगर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय है इसका पेरिस में। डायरेक्टर जनरल जो है उनका नाम है ऑड्रे अजोले, और जो फाउंड यानी कि जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई है नवंबर 1945 में। ओके, चलिएगा। नाउ ये एक मैप का क्वेश्चन है जो हमें अपडेट किया हुआ था, जिसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। उससे रिलेटेड कुछ 3 हिंट यहाँ पर दी हुई थी कि यह बलि स्थली के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने यही जो सतधारा है वो निकाली थी, और यहाँ पर भीम कुंड और अर्जुन कुंड जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सही नाम है बिलथरी। ठीक है, इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है बिलथरी। इसको पहले बाली स्थली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाली स्थली के नाम से इसको जाना जाता था पहले, और रामायण महाभारत का जो पूरा आपका पीरियड है तब से ये जो एरिया है ये जाना जाता है, जहां पर एक गुफा बनी हुई है, संकल घाट के पास में एक गुफा बनी हुई है, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि शंकराचार्य जी है ना, वो यहाँ पर अपनी जो पूरा ध्यान है, जो पूरी स्टडी है, जो पूरी प्रैक्टिस है अपनी यहाँ पर करते थे, दैट इज इन बिलतरी। तो यहाँ पर पांडवों का जो एक हम कह सकते हैं कि आश्रय रहा है यहाँ पर, और सतधारा और बर्मन के बीच में यहाँ पर पांडवों ने ऐसा कुछ सोचा था, या उन्होंने डिसाइड किया था कि एक दिन मतलब एक रात को इन्होंने कुछ 7 कुंड यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, जहाँ से पांडवों ने डिसाइड किया था कि नर्मदा नदी का जो पूरा बहाव है वो उसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, हालांकि वो सक्षम नहीं थे या रादर उसको कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मतलब एक उन्होंने निश्चय लिया था कि नर्मदा नदी का जो बहाव है वो उसको रोक देंगे, पर वो हुआ नहीं, और इस वजह से ये जो एक स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, या मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है। ठीक है, दैट इज योर बिलथरी। ओके, सो यहाँ पर भीम कुंड, अर्जुन कुंड, ऐसे 7 कुंड बने हुए हैं जहाँ से आपका पांडवों ने कोशिश की थी कि नर्मदा नदी के जो बहाव है उसको यहाँ से वो लोग कंट्रोल करने की या रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के गाइस, और मैप के बारे में हमने बात की है। हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे वापस, 6 बजे हमारी डेली क्लास रहती है, तो आप लोग प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करें। ठीक है, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात की है रिलेटेड टू 16 अप्रैल। ओके, आप लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, घर में रहें, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।